बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अपवाह। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपवाह शब्द का अर्थ बताया था। अपवाह शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए नदियों, नालों या फिर सरिताओं के माध्यम से बहती है और अंत में अपना जल कहाँ विसर्जित कर देती है, समुद्र में या फिर सागर में। तो बच्चों, ये तो थी अपवाह की परिभाषा। हमने पिछले वीडियो में भारत के नदी तंत्र का परिचय भी पढ़ा था। हमने भारत के नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। और हमने उनमें अंतर भी देखा था कि किस प्रकार से हिमालय की जो नदियाँ होती है वो वर्ष भर बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में वर्षा ऋतु में पानी अच्छा खासा रहता है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार हमने उनमें बहुत सारे अंतर देखे, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लंबी होती है, उनकी लंबाई अधिक होती है, और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई कम होती है। इसी प्रकार हिमालय से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा तो बनाती है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों से थोड़ा छोटा डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार बच्चों, हमने ये भी देखा कि हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियां हैं, जिनमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करते हैं। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां थी उनमें कौन कौन सी थी? जी हाँ बच्चों, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नदियों से ही जुड़ा हुआ है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम भाग 2 में किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी पेन, नोटबुक और बुक और साथ में एटलस भी रेडी रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भारत की नदियों में आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भी भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो थी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। इस प्रकार हमने वो विभाजन तो देख लिया। आज हम हिमालय से निकलने वाली नदियों का 3 प्रकार से विभाजन करेंगे, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं इसे। ये देखिए बच्चों, भारत में जो नदी तंत्र है उसको हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक बार तो हमने किया हिमालय की नदियों में और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों में किया। इसी प्रकार अब हमने क्या किया है, हिमालय की नदियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम जो पढ़ेंगे हिमालय की नदियों में, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र भारत के पश्चिमी भाग में है और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं इनमें सबसे पहला नाम तो सिंधु का ही आ जाएगा। सिंधु तो इसकी मुख्य नदी हुई। इसके बाद में आता है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर, नुब्रा और शोक नदियाँ। तो बच्चों, ये तो सिंधु नदी तंत्र का परिचय हुआ। अब हम थोड़ा सा परिचय गंगा नदी तंत्र का भी ले लेते हैं, क्योंकि अगले वीडियोस में तो हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से गंगा नदी तंत्र को हमने 2 भागों से विभाजित कर दिया है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। उसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए बच्चों, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी थी? शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें नाम आता है चंबल, बेतवा, केन और सोन का। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, चंबल, बेतवा, यहाँ पर केन नदी और यहाँ पर सोन नदी है। इसी प्रकार जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसमें भी बहुत सारी नदियां हैं। कुछ मुख्य नदियां इस प्रकार है। ये देखिए बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका एक और नाम भी है दिहांग, दूसरा नाम आता है दिबांग, लोहित और कैनुला। तो ये बच्चों एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि भारत में जो हिमालय नदी तंत्र है उसमें से कौन कौन सी नदियाँ किस किस प्रकार से बहती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है
वो कैसा है? सिंधु नदी तंत्र से जुड़ा हुआ। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे सिंधु नदी तंत्र की नदियों की। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बच्चों, मानचित्र से हम स्टार्ट करते हैं। हम मानचित्र को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? सिंधु। अब देखिए बच्चों, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील है बच्चों। इस क्षेत्र में मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के निकट बोखरचू नामक एक स्थान है। वहाँ पर एक हिमनद है, उसका नाम है सिंगी खम्बान। जी हाँ बच्चों, इसका एक और नाम भी है शेरमुख, सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और देखिए इसकी नदी, ये जो नदी है कहाँ से निकली? तिब्बत से, यानी जो चीन ने आधिपत्य कर रखा है तिब्बत पे, तो चीन से यानी कि तिब्बत से निकलती है और कहाँ चलती है? भारत में इसका प्रवेश हो जाता है। और यदि हम इसकी धारा को देखें तो ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी कैसी नदी हुई? एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्यों? क्योंकि यह तिब्बत से इसका उद्गम होता है, भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। तो तीन तीन देशों में बहने वाली नदी क्या कहलाएगी? अंतर्राष्ट्रीय नदी तो कहलाएगी। इसलिए सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। और तो और बच्चों, ये पाकिस्तान की तो राष्ट्रीय नदी भी है। तो क्या देखा हमने कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक क्षेत्र है बंदरपूंछ, और वहीं पर सिंगी खम्बान नामक एक जगह है जिसे हम शेरमुख भी कहते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और देखिए बच्चों, ये कहाँ से चलती है? तिब्बत के रास्ते चलते ये उत्तर पश्चिम दिशा ग्रहण कर लेती है। इसकी दिशा कैसी हो जाती है? उत्तर और पश्चिम। देखिए बच्चों, ये उत्तर है और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और यदि इन दोनों के बीच का जो दिशा आएगा वो क्या आएगी? उत्तर पश्चिम। तो इसकी दिशा कैसी हो गई? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में अपना रुख करने के बाद में ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, ये रहा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ये प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर हिमालय की दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक तो है लद्दाख और दूसरी है जास्कर। इन दोनों के बीच में ये बहते हुए चलती है। तो क्या देखा हमने कि ये तिब्बत से निकली और कहाँ प्रवेश किया? भारत में लेह केंद्र शासित प्रदेश में, और लद्दाख और जास्कर के बीच से ये गुजरते हुए, देखिए अभी भी इसकी दिशा क्या है? उत्तर पश्चिमी है। उत्तर पश्चिम दिशा से ये और आगे बढ़ रही है। ये देखिए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं हम भी, और यहाँ पर ये गिलगित क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? गिलगित क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में जो इसकी आरंभिक यात्रा है, जो सिंधु नदी की आरंभिक यात्रा है, इसी में छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है, जैसे कि शोक, जास्कर, हुंजा और नुब्रा। ये नदियाँ कहाँ मिल जाएगी? इसमें यहीं पर ही मिल जाती है। फिर बच्चों, यहाँ पर एक नामचा बरवा नामक नंगा पर्वत यहाँ पर एक पर्वत है। इसके उत्तर से ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, और जब ये यहाँ से प्रवेश कर रही होती है इस क्षेत्र में, नामचा बरवा के उत्तर में गिलगित के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? महाखड्ड भी कहते हैं। जब नदी किसी पहाड़ को इस प्रकार से काटती है, देखिए बच्चों, यदि मैं इसे नदी मानूं, ये देखिए ये नदी का जल है, और जब नदी इस प्रकार से पहाड़ को काट देती है तो क्या बन जाता है? गॉर्ज बन जाता है। गहरी और संकरी घाटी को ही हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। तो इस स्थान पर गिलगित के समीप ये सिंधु नदी सिंधु गॉर्ज बनाती है और बहुत ही दर्शनीय स्थल है ये। इसके बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और उस स्थान का नाम है चिल्लस नामक स्थान पर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और यहीं पर ही अटक नामक एक क्षेत्र है। क्या नाम है उसका? अटक के निकट ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में बहती है। ये देखिए ये पाकिस्तान में बहती है, और इसके बाद में हम और डिस्कस करेंगे, और फिर ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये तो थी बच्चों सिंधु नदी। अब हम इसकी सहायक नदियों की भी बात करेंगे। जो इसकी सहायक नदियां हैं उनमें से मुख्य कौन सी है? पंचनद। जी हाँ बच्चों, जब मैंने आपको पंजाब का मैदान पढ़ाया था तब भी मैंने आपको पंचनद के बारे में बताया था कि पंचनद कौन सी नदियां हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर याद होगी। जी हाँ बच्चों, यदि इनको क्रम से याद रखना है,
इनका क्रम क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियाँ। तो इसकी जो पहली जो सहायक नदी होगी वो क्या कहलाएगी? झेलम नदी। तो स्टार्ट करेंगे हम झेलम नदी के साथ में। जी हाँ बच्चों, जो झेलम नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से होता है। सिंधु की जो पहली सहायक नदी है झेलम नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से। जी हाँ बच्चों, पंचनद में से केवल एक ऐसी नदी है झेलम नदी जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर में से होता है। वेरीनाग के निकट शेषनाग क्षेत्र है, झील है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसके बाद में ये भी उत्तर पश्चिम हो जाती है। और आपको बता दूं, जो श्रीनगर है वो भी झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। बच्चों यहाँ पर एक झील है, वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखिए, नंगा पर्वत को हटा दिया हमने यहाँ से और ये वुलर झील आपको अब दिखाई दे रही होगी। जो वुलर झील है, ये जो झेलम नदी है वो वुलर झील के आर पार होती है, यानी ये वुलर झील के पहले से ही झेलम नदी आ रही है और वुलर झील के निकल कर आगे ये बढ़ जाती है। और देखिए इस क्षेत्र पर ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। क्यों? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है और कुछ दूरी तक बहने के बाद में वुलर झील में मिल जाती है और वुलर झील से भी आगे निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और एक जंग नामक का स्थान है, वहां पर ये चिनाब नदी से मिल जाती है। तो बच्चों अभी हमने झेलम नदी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी हाँ बच्चों, चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचाला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बारालाचाला दर्रा है, वहां से इसका उद्गम होता है। बच्चों अभी आपको सिर्फ देखना है, ध्यान से समझना है, मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगी। तो बारालाचाला दर्रे से यह नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए कहाँ मिल जाती है? फिर से आगे बढ़ जाएगी पाकिस्तान में। और किससे मिल जाएगी? ये झेलम नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो तीसरी नदी है सिंधु नदी तंत्र की, रावी नदी। रावी और व्यास की साथ साथ ही बात कर लेते हैं। रावी और व्यास दोनों का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। जी हाँ बच्चों, रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो रावी नदी है उसका उद्गम तो रोहतांग दर्रे के समीप से हो रहा है और जो व्यास नदी है उसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के निकट एक व्यास कुंड नामक एक जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है। बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि व्यास नदी केवल भारत में ही बहती है, यह पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। तो ये व्यास नदी है और ये किससे मिल जाती है? सतलुज नदी से मिल जाती है। जी हाँ बच्चों, उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है इसमें सतलुज नदी सबसे दक्षिण में है। ये देखिए बच्चों, सतलुज नदी। और अब हम सतलुज की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। लेकिन अब यहाँ पर हिमनद बदल जाएगा, ग्लेशियर बदल जाएगा। जो सतलुज नदी है उसका उद्गम भी कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल है और राकस ताल के निकट एक ग्लेशियर है, उसका नाम है ग्लेशियर यानी हिमनद, उसका नाम है लोंगचेन खम्बान। यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? भारत में। भारत में यहाँ पर शिपकीला दर्रे के निकट से निकलती है और यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती है। जिस प्रकार से सिंधु नदी ने यहाँ पर सिंधु गॉर्ज बनाया था, उसी प्रकार से सतलज नदी भी यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती है जिसका नाम है शिपकीला गॉर्ज। इसके बाद में ये आगे बढ़ती है और व्यास नदी का जल अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। और कौन से स्थान पर? पंजाब में एक स्थान है कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये दोनों नदियां मिल जाती है। मैंने आपको बताया था अभी कि व्यास नदी केवल भारत में ही बहती है और इस प्रकार से सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पांचों नदियों का जल कहाँ मिला देगी? सिंधु में मीथनकोट। ये देखिए, ये जो जगह है इसका नाम क्या है? मीथनकोट नामक एक जगह है। यहाँ पर ये पंचनद, सतलज जो नदी है, इन पांचों नदियों का जल एक साथ सिंधु नदी में विसर्जित कर देती है। तभी तो ये क्षेत्र कहलाया पंचनद की वजह से पंजाब। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार से आपको भारत में पंजाब क्षेत्र नजर आता है उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी पंजाब क्षेत्र है। आज़ादी से पहले ये पूरा का पूरा पंजाब था, लेकिन आज़ादी के बाद में
भारत में जो क्षेत्र है उसे पूर्वी पंजाब कहा गया और पाकिस्तान के क्षेत्र को पश्चिमी पंजाब कहा गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने इन सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उनकी लोकेशन के बारे में देखा। अब हम इसके बारे में विस्तार से लिखेंगे, तो अपनी पेन नोटबुक रेडी रखिए। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया था, आप इसे लिख लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर कि भारत में जो नदी तंत्र है हम उसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। और फिर से हमने इसका पुनर्विभाजन किया, हिमालय की नदियों का सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जी हाँ बच्चों, हिमालय की नदियों में आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंधु नदी तंत्र। ये देखिए बच्चों, ये है सिंधु नदी तंत्र का दृश्य। सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके नाम भी आप नोट करेंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, ये फिर से एक मानचित्र है। आप भी इस तरीके से अपनी नोटबुक में मानचित्र बनाने का अभ्यास कीजिए और इन नदियों का उद्गम क्षेत्र और प्रवाह का क्षेत्र भी बताइए। आप लिखेंगे इसे सिंधु नदी तंत्र। उद्गम कहाँ से होता है सिंधु नदी का, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु की बात कर रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और मैंने आपको ग्लेशियर का भी नाम बताया था, सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख। इसका जो प्रवेश है वो किस प्रकार से होता है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। और जो लेह है लद्दाख की राजधानी, वो भी कहाँ है, इसी क्षेत्र में है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में। यहाँ पर ये गार्ज भी बनाती है, कहाँ बनाती है, गिलगित के समीप। जब ये नंगा पर्वत को पार कर रही होती है तब गिलगित के समीप ये बहुत ही सुंदर गार्ज का निर्माण भी करती है। ये देखिए बच्चों, ये गार्ज आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार एक नदी पूरे के पूरे पहाड़ को काट देती है और उसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदियों, मैंने आपको बताया था कि इसके प्रारंभिक मार्ग में छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक व हुंजा नदियाँ। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक नदी जब बहती है तो उसके दो किनारे होते हैं, दायां किनारा और बायां किनारा। यदि मैं सिंधु की बात करूँ तो सिंधु का जो मार्ग है वो किस प्रकार है, इस प्रकार है। तो जो पोजीशन हमारी होती है उसी प्रकार हम नदी को भी देखते हैं। यदि ये मेरा दायां हाथ है तो इस नदी का जो किनारा है ये भी क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, और नदी का ये बायां भाग कहलाएगा। तो जो सिंधु नदी है ये इसका दायां भाग है और ये इसका बायां भाग है। तो जो पंचनद है वो कौन से किनारे पर मिलती है, बाएं भाग पर मिलती है। जी हाँ बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियाँ ये सब कहाँ मिलती हैं, बाएं किनारे पर ही मिलती है। इसका जो मार्ग है वो भी लिख लेंगे आप। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में, मैंने आपको बताया था कि अटक में ये पर्वतीय क्षेत्र से निकल जाती है और कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसके बाद पंचनद, कौन सी है पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन पंचनद का जल लेकर ये पाकिस्तान के मिठान कोट पे, इसको मिठान कोट भी कहते हैं और कई जगह आपको मीथन कोट भी लिखा हुआ ये मिलेगा। ये आगे बढ़ जाती है और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है। देखिए बच्चों, इसकी दिशा कैसी होती है, पहले उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण दिशा। यदि हम इसका मार्ग बनाएं, सिंधु नदी का मार्ग, तो क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम से सीधा दक्षिण। और ये जो ट्विस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, नंगा पर्वत के उत्तर से आता है। इसका जो क्षेत्र है वो लिखेंगे, सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, और शेष भाग कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। बच्चों, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कई स्थानों पर आपको ये 2880 किलोमीटर भी लिखी हुई मिलेगी। और सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। जी हाँ बच्चों, जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की तो राष्ट्रीय नदी भी है
और भारत में हिमालय तंत्र की बहुत बड़ी नदी है। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की। क्या है सिंधु जल समझौता? बच्चों, सितंबर 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान जो थे, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसके अनुसार जो सिंधु नदी का जल है उसका 20% उपयोग भारत करेगा और बाकी का जो भाग है उसका उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। तो इसके बारे में भी आप लिख लेंगे। अक्सर पूछा जाता है सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार, ये देखिए वर्ष कौन सा है? 1960। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो बच्चों, आज हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, ये जो पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगले भाग में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।